नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बुक दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर हल कर रहे थे। इसमें हमने राजस्थान इतिहास कंप्लीट कर लिया। उससे पहले हमने भारतीय इतिहास की क्लासेस भी कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम राजस्थान कल्चर को शुरू करेंगे और राजस्थान कल्चर के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को जो हम आज की क्लास में समाप्त करेंगे। समाज और धर्म, वास्तुकला, संस्कृति, भाषा, साहित्य संबंधित जितने भी राजस्थान कल्चर के जो टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में, उन सभी टॉपिक के प्रश्नोत्तर जो प्रीवियस अलग अलग एग्जाम्स में पूछ रखे हैं, उन सभी को हम आज करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे समाज एवं धर्म को। समाज एवं धर्म। समाज एवं धर्म के अंतर्गत लोक देवता, लोक देवियाँ, इसके अलावा संत और संप्रदाय के बारे में। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वास्तुकला और संस्कृति का। वास्तुकला और संस्कृति जिसमें मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, मेले, त्योहार, राजस्थानी परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण, लोक संगीत, लोकगीत, लोक नृत्य इत्यादि को। उसके पश्चात राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य से संबंधित टॉपिक रहने वाले हैं। तो करते हैं लोक देवता से शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। लोक देवी देवताओं के संबंध में कौन से कथन सत्य है। पहले कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। दूसरे कि वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। तीसरा कि लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तो लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षाएं दी है, नहीं देते, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कौन सी सत्य है? एक और दो। एक और दो, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन महापुरुषों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की या लोकोपकार की नीति अपनाई, उन्हें समाज में देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ, लोक देवता कहलाए। यूं तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हैं, परंतु इनमें से 5 वीर या पंचवीर प्रमुख हैं, जो एक दोहे से जाने जा सकते हैं। बाबू हड़बू रामदेव मांगल्य मेहा पांचों वीर पधारिये गोगा जी जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। कौन से लोक देवता का जो जन्म है बाड़मेर के उड़ू काश्मीर गांव के अंदर हुआ था। तो यहाँ जन्म होता है, इसका होता है बाबू जी का, मलिनाथ जी का, देवनारायण जी का या रामदेव जी का। तो यहाँ पर जन्म होता है रामदेव जी का। 3 नंबर ऑप्शन। रोनिचारा धनी राम सफीर, पीरों के पीर हम बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर नामक स्थान पर 1405 ईस्वी विक्रम संवत 1462 में हुआ। इनके पिता अजमल सिंह तंवर तथा माता मैणा दे थी। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोढ़ा की अपंग पुत्री नेतल दे निहाल दे के साथ हुआ। कहते हैं कि विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी। ये बल्लीनाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का दमन किया। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता एवं अछूतोद्धार में अग्रणी रहे बाबा रामदेव अलौकिक व्यक्ति के धनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजा जी का पत्नी का क्या नाम था। तेजा जी का पत्नी का नाम पेमल दे। 4 नंबर ऑप्शन। नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी का जन्म खड़नाल मुंडवा नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम तहाड़जी, माता का नाम रामकोई और पति का नाम पेमल दे या पेमल था, जो पन्नेर गांव अजमेर के थे। ये मेर के मीणाव से गायों के रक्षार्थ घायल हुए। सूरसरा किशनगढ़ अजमेर में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दसवीं संवत 1160 में, तदनुसार 28 अगस्त 1103 को हुई थी, जिसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलन सिंगारी ने इसके घर तक पहुंचाई तथा पेमल ने भी उनके साथ जान दे दी। सुरसुरा में इनका मंदिर था, जिसकी मूर्ति को महाराजा अभय सिंह के काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से परबतसर डीडवाना कोचामन जिला तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल हो गया। तेजाजी की स्मृति में भाद्रपद
सुदी दशमी, तेजा दशमी को परबतसर में मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था चोरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर। 4 नंबर ऑप्शन। ददरेवा चूरू में जन्मे। विक्रम संवत 1003 को गोगा जी पंच पीरों में से एक पीर गोगा पीर और सर्पों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। नागवंशीय चौहान वीर गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल देवी तथा इनकी पत्नी का नाम केलम दे ओलमंड की राजकुमारी थी। इनके समाधि स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ की नौहर तहसील स्थित गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का नाम गोगामेड़ी की बनावट अब मकबरे नुमा है। को धुरमेड़ी और जन्म स्थान ददरेवा चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में मेला भरता है। इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारपीर झारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? झारपीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो झारपीर के नाम से जाने जाते हैं गोगा जी। 3 नंबर ऑप्शन। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जुन सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे मुसलमानों से गायों को मुक्त कराने के लिए किए संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ये जहारपीर के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में या सर्प रूप में होती है। गोगा जी के वीरता के कार्यों का उल्लेख बिठू मेहा के रावले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेजा जम्मा ब्यावले या रेख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? नेजा जम्मा ब्यावले और रेख्या किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। 1 नंबर ऑप्शन। रामदेव जी के मंदिर देवरा पर लगी पंचरंगी पताका रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय एवं एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है जिसे जम्मा कहा जाता है। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा एवं उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन को रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को किनका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। 2 नंबर ऑप्शन। पाबू जी उपनाम लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, प्लेग का रक्षक। इनका जन्म 1239 ईस्वी विक्रम संवत 1296 में फलोदी जिले पूर्व जोधपुर के कोल्लू गांव में धांधल राठौर व कमला दे के घर हुआ। विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यार दे सोढ़ी से हुआ। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। पाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति को सम्मान दिया। उन्होंने ऐश्वर्य से समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चासल को न केवल शरण दी अपितु प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा। इस कारण थोड़ी जाति के लोग पाबूजी के यश को गाते हैं जिसे पाबूधनी की याचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कोलू। 3 नंबर ऑप्शन। पाबूजी की प्रमुख उपासना स्थल कोल्लू फलोदी जिला में है। कोल्लू चैत्र अमावस्या को जहाँ मेला लगता है के अतिरिक्त पाबूजी का उदयपुर के आहाड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक है वो है रामदेव जी। 1 नंबर ऑप्शन। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई व हरजी राजपूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? कौन से लोक देवता जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? तो कोगा जी की पत्नी सती हुई थी, तेजा जी की पत्नी सती हुई थी, पाबू जी की पत्नी भी सती हुई थी, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हड़बू जी का जन्म मेहयाजी सांकला के घर भुंडेल नागौर में हुआ। इनका प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी अब फलोदी जिले में है। हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इनके पुजारी सांखला और राजपूत होते हैं।
इसके पश्चात दूसरा टॉपिक है लोक देवियाँ। केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? तो केला देवी को जो दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। केला देवी यादव वंश के जादौन शाखा की कुलदेवी है, जिसे दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसमें केला देवी की 16 भुजाओं वाली अत्यंत कलात्मक विशाल तस्वीर है। केला देवी मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी व भैरव की मूर्तियां हैं, जिसे प्राकृत ब्रज भाषा में लांगोरिया कहते हैं। गुजरों में अधिक माने जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। इसकी आराधना में लांगोरिया गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं? तो जैसलमेर के नरेश है जो कुल देवी के रूप में स्वांग्य देवी की पूजा करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन। स्वांग्य या सांग्या जी या सुगा माता। जैसलमेर के राज्य चिन्ह स्वांग माला को देवी द्वारा दिया गया था। इसी कारण यहाँ की देवी स्वांग्य देवी कहलाती है। यह माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। ये आवर देवी का ही एक रूप मानी जाती है। जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया सगुन चिड़िया का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिनका संबंध चूहों से है? तो करनी माता। करनी माता का मंदिर देशनोक में, जिसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी व चारण जाति की इस कुलदेवी का मंदिर बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। करनी माता चूहों की देवी के रूप में जानी जाती है। करनी माता की स्तुतियां चारण चर्चाएं कहलाती है। करनी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जो कालांतर में करनी अर्थात अनादि शक्ति स्वरूप करामात की देवी हो गया। इस मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। गोरक्षा व सिद्धियों के कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। करनी माता के मंदिर में सावन भादो नामक दो कड़ायां रखी गई है। लोकदेवियों के पश्चात है संत संप्रदाय। संत संप्रदाय पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। 3 नंबर ऑप्शन। श्री वल्लभाचार्य सौम्याजी कुल के तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरानुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत, शुद्ध अद्वैत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरेल, प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? निम्न में से कौन है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है वो है रामानुज। 2 नंबर ऑप्शन। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टता द्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा अविशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है पिंपा। पिंपा सगुण भक्ति के, सूरदास सगुण भक्ति के, नानक निर्गुण भक्ति के और रैदास निर्गुण भक्ति के। इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन। पिंपा का संबंध सगुण भक्ति से नहीं, बल्कि पिंपा का जो संबंध है यह निर्गुण भक्ति से है। 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदायों को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया: निर्गुण भक्ति संप्रदाय और सगुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते। इसमें मुख्यतः विष्णु, जसनाती, दादूपंथी, परिणामी, रामचंद्री, निरंजनी, लालदासी एवं कबीरपंथी संप्रदाय शामिल किए जाते हैं। दूसरे सगुण संप्रदाय, इसमें ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें रामानुज या रामावत, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ,
गौड़िय, नाथ, पाशुपत, मीरादासी आदि संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं। सगुण एवं निर्गुण का मिश्रित रूप है निरंजनी, हरिदास सांकला और निष्कलंकी, संत मावजी, चरणदासी, संत भूरीबाई, अलख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक किसके द्वारा रचित है। बीजक की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो बीजक जो है कबीर का ग्रंथ है। 4 नंबर ऑप्शन। कबीर की रचना बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया, जिसमें 3 भाग है, साखी, शबद और रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है वह है। शाहपुरा में कौन से संप्रदाय की पीठ है, तो शाहपुरा में कौन से संप्रदाय है, दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर राम सनही संप्रदाय। तो शाहपुरा के माने जो संप्रदाय की पीठ है यह राम सनही संप्रदाय की पीठ। 4 नंबर ऑप्शन। प्रधान पीठ इसकी शाहपुरा भीलवाड़ा में। संस्थापक इसके रामचरण जी हैं, जिनका जन्म टोंक के डिग्गी का सोडाग्राम में हुआ। रामचंद्र ही की अन्य शाखाएं एवं संस्थापक। रेण शाखा के संस्थापक संत दरियाव जी है, जिनका जन्म चैतरण ब्यावर जिले में हुआ। दूसरी शाखा सिंहतल शाखा जो बीकानेर में है, जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी। तीसरी शाखा खेड़ापा शाखा जो जोधपुर में है, जिसके संस्थापक है संत रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किसने जान लिया था, तो संत जाम्बोजी, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी। जाम्बोजी संत जम्बेश्वर, इनका जन्म नागौर जिले के पिंपासर गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508 को पवार वंशीय राजपूत लोहट एवं हंसा देवी के यहाँ हुआ था। इनके गुरु गोरखनाथ थे। पर्यावरणीय वैज्ञानिक, हरे वृक्षों की रक्षा, गहला उपनाम से प्रसिद्ध ये संत श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जामसागर, जम संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ जमसागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। लालासर गांव में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, हम बिश्नोई। 2 नंबर ऑप्शन। जाम्बोजी ने 1485 में बीकानेर की नोखा तहसील के समराथल दोहरा नामक स्थान पर विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियमों पर आधारित होने के कारण इस संप्रदाय को विष्णु संप्रदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जामोजी को समाधिस्थ किया गया। संत जामोजी को समाधिस्थ कहाँ किया गया था, मुकाम में। संत जामोजी की समाधि मुकाम में है। विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। जाम्बा फलोदी, रामड़वास पिपाड़ जोधपुर एवं जांगलू बीकानेर इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल है। जाम्बोजी के मंदिर और सात्रियों में किसी भी प्रकार की मूर्ति आदि नहीं होती है। लोहाट फलोदी में पेड़ के निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति कौन से रियासती राज्य में हुई थी, बीकानेर में। 3 नंबर ऑप्शन। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में विक्रम संवत 1539 में बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में हमीर जी जाट एवं रूपा दे के यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जाम्बोजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। इनके इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने रुस्तम जी के कहने पर इन्हें कतरासर में जमीन दी थी। यहाँ के गोरखमाल्य नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। इन्होंने कतरासर में जीवित समाधि ली थी 1506 ईस्वी में। इस संप्रदाय का मुख्य धाम यह माना जाता है। इन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके लिए 36 नियम निर्धारित किए। इनके उपदेश सिंहुंदरा व कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो यह प्रसिद्ध संत थे लालदास जी। 2 नंबर ऑप्शन।
दुलोत गोत्र के मेव मुसलमान लकड़हारे संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी विक्रम संवत 1597 में अलवर जिले के धौलेदू नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता चांदवल, माता समदा, गुरु गहन चिश्ती थे। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नगला नामक स्थान पर हुई तथा इनकी समाधि शेरपुर नौगावा अलवर में है। कदम चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है। अलवर व भरतपुर जिले की मेव जाति में इनकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे। इन्होंने ईश्वर ब्रह्मा को राम नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में। एक नंबर ऑप्शन। संत चरणदास जी प्रारंभिक नाम रणजीत का जन्म अलवर के डेहरा राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ है नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1760 को मुरलीधर व कुंजो देवी के यहाँ हुआ था। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। इनका समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी सगुण एवं निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्म की उपासना करते थे। ये पीले वस्त्र पहनते थे। ज्ञात है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दयाबाई एवं सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या थी। मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव था। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। इनके ग्रंथ ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर, धर्मजाज, भक्ति पदार्थ, नास्केत लीला, ज्ञान सौरोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है। निम्न में से कौन सा जो मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म स्थान उड़की। एक नंबर ऑप्शन। 16वीं सदी में मीराबाई बचपन का नाम पेमल का जन्म वर्तमान ब्यावर जिले पूर्व में पाली की जैतारण तहसील में कुड़की जो नागौर परगने में था उसमें ग्राम में हुआ। इनके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज जो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुछ समय पश्चात मीराबाई द्वारका चली गई। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत पिंपा के गुरु थे। संत पिंपा के गुरु कौन थे? संत पिंपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या फिर शंकराचार्य? तो संत पिंपा के जो गुरु थे उन गुरु का नाम था रामानंद। 3 नंबर ऑप्शन। अब पीपा जी प्रताप सिंह खिंसी, इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ। ये रामानंद के शिष्य थे। इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की। संत पीपा जी घूमते हुए टोडा ग्राम टोंक जिला आए और यहाँ शासक सूरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उन्हें अपना शिष्य बनाया। कई स्थानों पर यात्रा के बाद पुनः गागरोन लौट आए और आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर एक गुफा में रहने लगे। पिंपा जी की छतरी गागरोन झालावाड़ में तथा मंदिर बालोतरा जिले के समदरी लूनी नदी के किनारे में है। पिंपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। दर्जी समुदाय संत पिंपा जी को अपना आराध्य मानता है। उनका कहना था कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी है नारायणा या नरेना। 1 नंबर ऑप्शन। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को हुआ। दूदू जयपुर के नारायणा 1603 ईस्वी विक्रम संवत 1660 में इनकी मृत्यु हुई। नारायण नामक स्थान पर स्थित दादू खोल भेरानी पहाड़ी पर दादू पंथों की मुख्य गद्दी स्थित है। इन्होंने 1574 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के उपदेश है दादू वाणी व सत्संग अलख दरीबा कहलाता है। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है क्योंकि संत दादू ने भी कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया।
दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे। नारायणा दुदू जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत मावजी का जन्म स्थल है। संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? तो संत मावजी का जन्म स्थल है डूंगरपुर। 3 नंबर ऑप्शन। डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सांवला ग्राम में जन्मे मावजी ने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। वाद विवाद की शैली में बागड़ी भाषा में हस्तलिखित मावजी 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। इनमें से एक चोपड़ा साबला मंदिर में, दूसरा पुंजपुर मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलुम्बर के पास शेषपुर के मंदिर में, चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। पांचवें चोपड़े के बारे में मान्यता है कि वह मराठों द्वारा आक्रमण करने पर वे उसे अपने साथ ले गए। गणेश्वर धाम की स्थापना सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटापरा में मावजी ने ही करवाई थी। इनका प्रमुख मंदिर एवं पीठ माही तट पर साबला ग्राम में है। ये वहां श्री कृष्ण के निष्कलंकी कल्कि अवतार के रूप में प्रतिष्ठापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। 4 नंबर ऑप्शन। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना कुचामन पूर्व में नागौर जिले में कापड़ोद नामक स्थान पर हुआ। ये संत बनने से पहले डकैती का कार्य करते थे। एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हो गया। हरिदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। हरिदास जी की स्मृति में डीडवाना कोचामन जिले के कगाड़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला फाल्गुन सुदी 1 से 12 तक भरता है। हरिदास जी की वाणी मंत्र राजप्रकाश एवं श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी व विरक्तों को निहंग कहा जाता है। तो ये था प्रमुख समाज एवं धर्म, जिसमें लोक देवता, लोक देविया और संत संप्रदायों के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात अब दूसरा टॉपिक है वास्तुकला एवं संस्कृति से संबंधित, जिसके अंदर हम मंदिरों को पढ़ेंगे, त्योहारों को पढ़ेंगे, मेलों को पढ़ेंगे, दुर्गों को पढ़ेंगे, महलों को पढ़ेंगे। तो हम करते हैं इस वास्तुकला और संस्कृति के टॉपिक को शुरू। इसका पहला प्रश्न है कि किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया? कौन से समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह ने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। ये 5 वेधशालाएं स्थापित की थी दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। स्वाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं जंतर मंतर या इसे यंत्र मंत्र भी कहा जाता है, यंत्र मंत्र का निर्माण किया, जो वर्तमान में दिल्ली अ, सबसे प्राचीन है दिल्ली वाली, जयपुर जयपुर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, मथुरा, बनारस तथा उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। छतरियों के स्थान एवं खंभों की विविधता। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बारडोली सलूम्बर में, 8 खंभों की ही छतरी महाराणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, 10 खंभों की छतरी मामा भांजा धन्ना और भिया की है जोधपुर में, 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की है कुंभलगढ़ राजसमंद में, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौर की है जो नागौर दुर्ग में है, 20 खंभों की छतरी अखिराज सिंघवी की है जोधपुर में स्थित है, 20 खंभों की ही छतरी गोपाल सिंह की है जो करौली में स्थित है, 32 खंभों की छतरी जो जोध सिंह की है बदनौर ब्यावर में, जो पहले अजमेर का क्षेत्र था अभी वो ब्यावर जिले में ब्यावर की है, 32 खंभों की ही छतरी जगन्नाथ कछवाहा की है मांडल भीलवाड़ा में स्थित है, 32 खंभों की छतरी जय सिंह या जैतर सिंह की है जो सवाई माधोपुर में स्थित है, 80 खंभों की छतरी मुस्लिम महारानी की अलवर में है और 84 खंभों की छतरी जो भगवान शिव को समर्पित है जो बूंदी में स्थित है।
अब राजस्थान के प्रमुख मंदिर जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारू शैली का प्रचलन है जो किसके काल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहारों के काल में, मिहिर भोज के काल में, राजा सिंह के काल में या फिर राजा भोज के काल में? तो महामारू शैली का जो प्रचलन हुआ था, यह हुआ था मुख्यतः गुर्जर प्रतिहार शासकों के काल में। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। गुर्जर प्रतिहार शैली जिसे महामारू शैली कहा जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन है, 8वीं से 11वीं सदी में इसका विकास काल रहा था। मारू गुर्जर जो सोलंकी या चालुक्यों के द्वारा शुरू की गई शैली है, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इसका विकसित काल रहा था। भूमिज शैली, हवेली शैली जो 16वीं-17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। मंदिर स्थापत्य को महामारू शैली कहा गया है, जिसमें विकसित नागर शैली के बड़े-बड़े मंदिर बने। इनमें अलंकृत जागती पर अवस्थिति, अलंकरण, गर्भगृह अंतराल, मुख्य चतुष्क निरंधार, पंचायतन शैली का प्रयोग, पंचरथ विन्यास आदि विशेषताएं हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रमुख मंदिर हर्षद या हर्षत माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर है। ओसिया का महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर एवं सूर्य मंदिर जो जोधपुर में स्थित है। कालिका माता मंदिर एवं कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में। आउआ, पालिका, कामेश्वर महादेव एवं सुगाली माता का मंदिर, सुगाली माता जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहा गया था। इसके अलावा अगला जो मंदिर है यह हर्षनाथ का मंदिर, रेवासा सीकर में। नीलकंठेश्वर मंदिर है जो जसनगर मेड़ता नागौर में। इसके अलावा नीलकंठेश्वर मंदिर एक अलवर के सरिस्का में राजौरगढ़ में स्थित है। मरकंडी माता का मंदिर ब्यावर के निवाज में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। नकटी माता का मंदिर जय भवानीपुर जयपुर में है। आदिवरहा मंदिर अहाड़ उदयपुर में है। रणछोड़ मंदिर खेड़ बाड़मेर में स्थित है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो ओसिया के जैन मंदिर है जोधपुर में। 4 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में मारू गुर्जर शैली। इस शैली में मंदिरों में खंबे अलंकृत, पतले, लंबे और गोलाई लिए हुए हैं। यह मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। उदाहरण है सचिका माता मंदिर ओसिया में, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। जोधपुर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिका या सच्याय माता ओसवाल समाज की कुलदेवी है। मंदिर तथा सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है राजस्थान में स्थित है। भूमिज शैली मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के काल में मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में मंदिर निर्माण की उत्तरी भारतीय अथवा नागर शैली के अंतर्गत एक विशिष्ट उपशैली का विकास हुआ जिसे भूमिज शैली का नाम दिया गया। सभी भूमिज मंदिर निरंधार खुली छत वाला परिक्रमा पथ है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना मंदिर 1010-20 ईस्वी में निर्मित मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली में स्थित है। इसके बाद मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर जो बारा में स्थित है, विजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, झादरा पाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ मंदिर भूमिज शैली के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है यह कौन सी कला हेतु प्रसिद्ध है? तो यह जैन मंदिर में कला हेतु। 1 नंबर ऑप्शन। दिलवाड़ा या देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें सबसे पहला मंदिर है आदिनाथ का मंदिर जिसे विमल वसई मंदिर भी कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव का मंदिर जिसे 1031 में
चालुक्य राजा भीम के मंत्री विमल शाह ने निर्मित करवाया था। कर्नल टोड ने कहा कि भारतवर्ष के महलों में ताजमहल के बाद यदि कोई महल भवन है तो वह विमल शाह का मंदिर है। नेमिनाथ लुणोसई देवरानी जेठानी मंदिर चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री तेजपाल व वास्तुपाल के शिल्पी शोभन देव द्वारा 1230-31 में निर्मित दो मंदिर है। मुख्य मंदिर के द्वार के दोनों ओर दो तताक है जिन्हें देवरानी जेठानी के गवाक्ष कहते हैं। यहाँ नेमिनाथ जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित की गई है। पितलहर आदिश्वर मंदिर, खरतवसही मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाया जाता है, तो यह किराडू मंदिर बाड़मेर का, एक नंबर ऑप्शन। बाड़मेर जिले में स्थित किराडू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से प्रसिद्ध रहा। यह 5 वैष्णव और शैव मंदिरों का समूह है। यहाँ के शिल्प एवं मूर्तिकला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किराडू की स्थापत्य कला नागर शैली की है। इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ज्ञात है कि जगत उदयपुर स्थित जगदम्बिका देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन। रणकपुर पाली जिले में मदई या मथाई नदी के तट पर महाराणा कुंभा के शासनकाल में आचार्य सोमसुंदर सूरी के आदेश से उनके मंत्री धरणशाह द्वारा शिल्पी देपाक के सहयोग से निर्मित 1439 ईस्वी देश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास एवं प्राण प्रतिष्ठा सोमसुंदर सूरी द्वारा हुई है। यह 24 मंडप 84 शिखर 1444 खंभों वाला मंदिर है। खंभों का अजायब घर है। त्रिलोक दीपक मेह नामक कवि द्वारा दिया गया यह नाम है। नलिनी गुल्म विमान विमल शाह सूरी द्वारा दिया गया नाम। स्तंभों का वन कुंभा द्वारा निर्मित जैन मंदिर है। चतुर्मुख चतुर्मुख जिन प्रसाद मूल गर्भगृह में तीर्थंकर आदिनाथ की चौमुखी प्रतिमा के नामों से जाना जाता है। रणकपुर मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके सामने दो विशाल घंटे हैं जिनके घंटनाद से नर और मादा का भेद ज्ञात होता है। इस मंदिर को सिरोही जिले में मीरपुर मंदिर की प्रेरणा से बनाया गया है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर पंचमुखी किंचन प्रतिमा है तथा इसकी छत पर नृत्य करते हुए पुतलिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? राजस्थान के कौन से किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में, 1 नंबर ऑप्शन। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में इस मंदिर को शादी का प्रथम आमंत्रण भेजते हैं। विभिन्न जिलों में गणेश जी के रूप में एक दृष्टि में नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति सरिस्का अलवर, त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति रणथंभौर सवाई माधोपुर, बाजना गणेश जी की मूर्ति माउंट आबू सिरोही, खड़े गणेश जी की मूर्ति कोटा में, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति हैरम गणेश जी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, बिना सूंड का गणेश मंदिर कड गणेश जयपुर। मंदिरों के पश्चात राजस्थान के प्रमुख किले। सबसे पहला कि जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है जो राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? तो यह जैसलमेर में। यह एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा ग्रंथ जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो इसमें कागरोन का किला शामिल है, जिसे 2013 में शामिल किया गया था। कुंभलगढ़ का किला भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसे भी 2013 में जो इस सूची में शामिल किया गया था। जयपुर का परकोटा शहर, जयपुर के परकोटे शहर को 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी जो यह विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यह यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल, जिसमें 6 किले हैं, 6 किले, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला शामिल है। इन्हें 21 जून 2013 को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा जंतर मंतर वेधशाला जयपुर की, जो अगस्त 2010 में यहाँ स्थित सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है। जयप्रकाश यंत्र एवं राम यंत्र ऊंचाई मापने हेतु प्रसिद्ध है। जयपुर वेधशाला में 19 यंत्र है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, इसे जो 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। और जयपुर परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा जो है, यह 2019 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। गागरोन किला किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ में। गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं-8वीं सदी में निर्मित, उनके नाम पर यह डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहलाया। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया, जो उन्हीं के नाम पर जालिमकोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खिंची चौहानों की राजधानी था। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया। इस किले के पास दो बड़ी नदियों आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनीय स्थल कहलाता है। इस किले के पास ही मीठे शाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह एवं दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पिंपा जी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि बनी हुई है। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इसी दुर्ग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था मंडन। 3 नंबर ऑप्शन। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में शिल्पकार मंडन द्वारा 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमार्दन पर्वत की दरगाह पहाड़ी पर 3366 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इसकी इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अतः इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग चिल्ह का टीला कहलाया? कौन सा दुर्ग जो चिल्ह का टीला कहलाया? तो चिल्ह का टीला जयगढ़। 3 नंबर ऑप्शन। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। यह दुर्ग चिल्ह ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण स्वयं जयसिंह द्वितीय ने करवाया। इसमें तोप ढालने का कारखाना जयबान तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। बादली, बजरंग बार, मचबान तोपें दर्शनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग के किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। अन्य सभी दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह इस कौन से दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था? तो यह कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। 1 नंबर ऑप्शन है। रणथंभौर का किला, रणथंभौर का प्राचीन नाम रंतपुर
रण की घाटी में स्थित नगर था। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित, कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभ देव द्वारा निर्मित बताया गया है। यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे, चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह अब बख्तरबंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को जो सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। 3 नंबर ऑप्शन। सोनार का किला त्रिकुटगढ़ राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित, संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में इसका निर्माण हुआ। जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया गया। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने पत्थर के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की अब बनी हुई है। महलों के दरवाजे व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिकोनी पहाड़ी पर बने इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुट गढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ भी कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्यों में इसे जैसानगढ़ जैसानगढ़ कहा गया। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण इसे सोनार किला। बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे के पीत प्रस्तरों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गठ बीडली के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग है जो गठ बीडली के नाम से प्रसिद्ध है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर का। तारागढ़ अजमेर, अजमेरू व गठबीठली राजस्थान का जिब्राल्टर यूसुफ हैबर द्वारा दिया गया नाम। आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 1113 ईस्वी में निर्मित 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई पर, भूमि सतह से 1300 फीट की ऊंचाई पर है। 17वीं शताब्दी में 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बिठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार की दरगाह कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का जहालरा, इब्राहिम शरीफ का जहालरा, बड़ा जहालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा सिकों का जन्म भी इसी किले में हुआ था। मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़, जोधपुर के मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोरध्वज गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने करवाया था। इस किले में राव जोधा के द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का मंदिर प्रसिद्ध स्थल है। किले की बुर्ज पर स्थापित किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान एवं अन्य छोटी मोटी तोपें स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग जो कौन से जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ जो दुर्ग है, यह लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर जिले में। 3 नंबर ऑप्शन। लोहागढ़ मिट्टी का किला भरतपुर किले का निर्माण 1733 ईस्वी में राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। यह अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अजेता लॉर्ड लेक भी इसे नहीं जीत पाए के कारण प्रसिद्ध है। यही किशोरी महल महल खास कोठी खास स्थित है। अब आगे राजस्थान के महल। राजस्थान के महल का पहला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भगवान दास के द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा, स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा या फिर महाराजा स्वाई जयसिंह के द्वारा। हवा महल का जो निर्माण करवाया था, यह निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। हवा महल 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित यह 5 मंजिला भव्य इमारत है। इस इमारत को उस्ताद लालचंद कारीगर ने बनाया था। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। प्रथम मंजिल पर स्थित प्रताप मंदिर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। इसकी विशेषता यह है कि यह बिना नींव के ही समतल जमीन पर बना हुआ है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर तथा चूने से किया गया है। हवा महल में छोटी बड़ी कुल 953 खिड़कियां हैं तथा मुख्य खिड़कियों की संख्या 365 है। कहा जाता है कि प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इसका निर्माण मुकुट के आकार में करवाया। वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है? तो वह किला है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला। 3 नंबर ऑप्शन। नाहरगढ़ का किला जिसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण जी का मंदिर स्थित होने के कारण अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 प्रेयसियों पासवानों के नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महलों जिसमें चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी इमारत है जो झुंझुनू का हवा महल के नाम से प्रसिद्ध है? खेतरी महल। 1 नंबर ऑप्शन। झुंझुनू के 9 महलों के क्षेत्र में अवस्थित है। खेतड़ी महल को खेतड़ी के राजा भोपाल सिंह ने सन 1760 ईस्वी में ग्रीष्म ऋतु में विश्राम के लिए बनाया था। इनमें 5 मंजिलों और 3 तरफा महल की 7 मंजिलें कटोरे नुमा बुर्ज है। शेखावटी में बेजोड़ स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह महल राजस्थान का दूसरा हवा महल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। सुनहरी कोठी टोंक बड़ा कुआ के पास नगर बाग में रत्न, कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजीउद्दौला खान द्वारा 1824 में निर्मित इस महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया गया है। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। इसका पहले नाम चरनिगार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से कौन सा पैलेस प्रसिद्ध है? उम्मेद भवन पैलेस। 4 नंबर ऑप्शन। उम्मेद भवन जोधपुर में इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 को महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया। उम्मेद भवन एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1940 में संपन्न हुआ। उम्मेद भवन को पत्थर से बनने के कारण चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखोलाव महल है जो राजस्थान के कौन से किले में स्थित है?
जोधपुर के अंदर। एक नंबर ऑप्शन। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ स्थित महलों में मोती महल, फूल महल, फतेह महल, ख्वाबगाह का महल, चौकोलाव महल, बिचला महल, तख्त विलास, सीलह खाना, दौलत खाना, मान विलास आदि प्रमुख है। इसके पश्चात राजस्थानी चित्रकला। उस या उन चित्र शैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। राजस्थान की उन चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग किया गया है। तो यह किया गया है जोधपुर के अंदर। केवल एक यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मतीराम चित्तेर द्वारा चित्रित रसराज ग्रंथ के 63 चित्र महामंदिर नाथ संप्रदाय का मठ जोधपुर में से मिले हैं। ज्ञात है कि बूंदी शासक भाव सिंह के आश्रय में मतीराम ने ललित, ललाम और रसराज की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्र शैली का सजीव उदाहरण है। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण कौन सा है? पिछवाई कला। 2 नंबर ऑप्शन। पिछवाई मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। राजस्थान में पिछवाई कला का विकास 1700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर व बीकानेर है। इस कला के चर्चित चित्रकार कलाकारों में लक्ष्मीराम कोटा, घनश्याम दास निंबई एवं सर्वज्ञ रामगोपाल विजयवर्गीय व कैलाश शर्मा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? मीनाकारी। 4 नंबर ऑप्शन। सरदार कुदरत सिंह को प्रमुख शिल्पी मीनाकारी में दक्ष होने पर 1988 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो राजपूताना चित्रकला स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियां आती है। दूसरे नंबर पर मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत किशनगढ़ और नागौर शैलियां जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है। तीसरे नंबर पर हाड़ौती स्कूल से संबंधित कोटा और बूंदी की शैलियां। और चौथे नंबर पर है ढूंढाड़ स्कूल। चावंड और उदयपुर शैलियों का संबंध ढूंढाड़ स्कूल से नहीं है। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी इत्यादि जो उपशैलियां हैं ये संबंधित है। चावंड और उदयपुर शैली जो ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। राजस्थानी चित्रकला की शैलियां। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों एवं उन्हें अनेक उप स्कूलों में विभाजित किया गया जो निम्न है। सबसे पहले नंबर पर है मेवाड़ स्कूल। नाथ द्वारा चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, आसिंद, केलवा आदि शैलियां और उपशैलियां। मारवाड़ स्कूल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, पाली, नागौर, धानेराव आदि शैलियां और उपशैलियां। और ढूंढाड़ स्कूल आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, इसरदा, सामोद शैलियां और उपशैलियां। हाड़ौती स्कूल बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियां और उपशैलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो बनी ठनी पेंटिंग से संबंधित है किशनगढ़ शैली, अजमेर की किशनगढ़ शैली। 1 नंबर ऑप्शन। बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरीदास की प्रेमिका है। चित्रण इस पर 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा 5 मई
1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। चित्र का आकार 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर है। चित्रकार मोरध्वज निहालचंद है। उपनाम: इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। वर्तमान स्थिति: किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है। कौन सा चित्रकार है जो चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? साहिबुद्दीन। 3 नंबर ऑप्शन। मेवाड़ शैली के चित्रकार चित्रकार उनके द्वारा चित्रित ग्रंथ और उनके पोषक राजा। सबसे पहले नंबर पर है चित्रकार हीरानंद। इन्होंने सुपासन चरित्र में चित्रित किया था महाराणा मोकल के दरबार में। साहिबुद्दीन साहिबुद्दीन ने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक पीड़ा चित्रित किए थे। ये जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। मनोहर और साहिबुद्दीन मनोहर और साहिबुद्दीन ने आर्ष रामायण को चित्रित किया था। इनको भी जगत सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। साहिबुद्दीन शुकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत सार ग्रंथ को चित्रित किया था। ये महाराणा राज सिंह के संरक्षण में थे। जगन्नाथ ने बिहारी सप्तही को चित्रित किया था। यह संग्राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में रहे थे। कमलचंद्र इन्होंने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी को चित्रित किया था रावल तेज सिंह के संरक्षण में। और धनसार धनसार ने कल्पसूत्र को चित्रित किया था महाराणा लाखा के संरक्षण में। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला किसके गढ़ राजप्रसाद में स्थित है? बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में। चित्रशाला रंग विलास यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इसका निर्माण राव उमेद सिंह के समय 1749 से 73 में हुआ। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित है उनके विषय धार्मिक, राग रागिनी, नायिका भेद, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, शाही जलसों, तीज त्योहारों तथा शिकार के हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों का मनभावन चित्रण है। चटकीले रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए माना जाता है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। जयपुर का साहिबराम। 1 नंबर ऑप्शन। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मक को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्र की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया। जयपुर शैली का स्वर्ण काल स्वामी प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इसके पश्चात राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला जो कब संपन्न होता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। 2 नंबर ऑप्शन। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ और पुष्कर मेला जो अजमेर में भरता है। पुष्कर में कार्तिक अक्टूबर नवंबर कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर जिले में। 1 नंबर ऑप्शन। डूंगरपुर जिले के नवाटापारा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ, वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवाजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? करनी माता। वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज्यादा भरते हैं। अविरात्र माता का मेला, अविरा तारा
बाड़मेर में चैत्र भाद्रपद एवं माघ शुक्ल चौदस को, करनी माता का मेला देशमुख बीकानेर नवरात्र चैत्र व आश्विन माह में, जीण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर नवरात्र चैत व आश्विन के नवरात्र में, शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांभर में नवरात्रों में चैत और आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है। दधिमती माता का मेला गोठ मंदरोद साइल तहसील नागौर में, यह शुक्ल अष्टमी को लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में अब मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। बीकानेर का ऊंट उत्सव जो कौन से महीने में मनाया जाता है? जनवरी माह में। अब राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। हम बड़ी तीज राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज, सत्व तीज, सातुड़ी तीज, कतली तीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार है जो हिंदू पंचांग के अनुसार कौन से माह में मनाया जाता है? श्रावण माह में। 2 नंबर ऑप्शन। छोटी तीज प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं एवं नवविवाहिता लहरिया पहनकर श्रृंगार करती है। जनसाधारण में इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं शेखावटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? तो शुक्ल पक्ष तृतीया। महादेव शिव और पार्वती का प्रतीक गणगौर त्योहार पार्वती के कोने के सूचक के रूप में होली के लगभग 15 दिन बाद 18 दिन तक चैत्र कृष्णा प्रथमा के से चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा भाई के चिरायु होने का वर मांगती है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गौर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं। यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकाली जाती है। गणगौर का त्योहार राजस्थान में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है, जिसे सौभाग्य तृतीया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ स्थान दे रखे हैं और सामने जो होली के प्रकार दे रखे हैं, कौन कौन सी होली के प्रकार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है महावीर जी। महावीर जी जो करौली के अंदर है, यहाँ पर कौन सी होली मनाई जाती है? तो महावीर जी में लठमार होली मनाई जाती है। दूसरे नंबर पर है भिनाय। भिनाय जो अजमेर का क्षेत्र है, भिनाय भिनाय में कोड़ामार होली मनाई जाती है। तीसरा नंबर पर है सांगोद। सांगोद के अंदर नाहन और बाड़मेर में पत्थर मार होली मनाई जाती है। तीन एक चार और दो, 4 नंबर ऑप्शन। विभिन्न जिलों में होली के रंग, लठमार होली श्री महावीर जी करौली, पत्थरमार होली इलो जी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर, ओड़ामार होली भिनाय अजमेर में, देवर भाभी होली बयावर में, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में, फूलों की होली गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। घुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार जोधपुर के राव सातलदेव जोधपुर के राव सातलदेव की स्मृति में घुड़ले खां से स्त्रियों को मुक्त करने के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? ये तो इन गीतों को क्या कहा जाता है? घड़लियों। 1 नंबर ऑप्शन। दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों के टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाते हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोहड़ी
और अथवा हरणी भी कहते हैं। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को घरेलू कहते हैं। ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। अब अगला टॉपिक है राजस्थानी परंपराएं। राजस्थानी परंपराओं से संबंधित प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न है, चरूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहते हैं? चरूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं चूड़ाक्रम। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर बच्चे को किसी तीर्थ स्थान पर ले ले जाकर उसके केस मुंडवाए जाते हैं, जिसे चरूला या मुंडन, चोल या चूड़ाक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति रिवाजों में आणो रीति रिवाजों में आणो क्या है? रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो जो है यह विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जो ससुराल भेजा जाता है उसे आणो कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। कोगोना, मुकलवा या फिर आणो। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू होता है। इस रस्म में लड़की के वर के परिवार वालों को कुछ वस्त्र व नगद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बडार क्या है? राजस्थान में बडार क्या है? तो यह सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन। बड़ार विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है, जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है। इसे बड़ार या प्रतिभोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेड़ा। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में जब बारात वधु पक्ष के यहाँ पहुंचती है तो नाई बारात की सूचना लड़की वालों को देता है। इसके बाद लड़की वाले बारात की अगवानी करते हैं, जिसे सामेड़ा या ठुमाव या मधुपर्क कहते हैं। इसके अंतर्गत लड़की वाले वर को टीका लगाकर भेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसर क्या है? मौसर क्या है? तो मौसर है भर्तृभोज की एक प्रथा। 3 नंबर ऑप्शन। मौसर नुक्ता या बारहवा। राजस्थान में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मण से हवन करवाकर ब्राह्मणों व संबंधियों को भोजन करवाया जाता है, जिसे मौसर कहा जाता है। वस्त्र परिधान। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा जो किसे कहते हैं? पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है। पोमचा महिलाओं की इस विशेष प्रकार की ओढ़नी में पद्म या कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा जो पीला होता है पोमचा कहलाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। बेटे के जन्म पर लाल पीला और बेटी के जन्म पर लाल गुलाबी रंग का पोमचा उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा उड़ाया जाता है? नवजात पुत्री की मां को कौन से रंग का पोमचा दिया जाता है? तो पुत्री के जन्म पर जो पोमचा दिया जाता है वह गुलाबी रंग का दिया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो किसके ये नाम है? तो ये ओढ़नियों के नाम है। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अनसुक, वसन, चीर पटोरी, चुंदरी, ओढ़नी, धोरा वाली साड़ी आदि साड़ियों के विभिन्न नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तरी वस्त्र क्या है? अब बख्तरी वस्त्र किसे कहा जाता है? तो बख्तरी जो वस्त्र है यह ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसे बख्तरी वस्त्र कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अंगरखी। अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी को बुक्तरी, तनसुक, दुतई, गदर, गाबा, मीरजई, डोडी, कानो, डगला आदि भी कहते हैं। गांव में पुरुष अंगरखी पहनते हैं। श्वेत रंग की अंगरखी को बुक्तरी या बख्तरी कहा जाता है। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी 2 प्रकार की होती है। एक तो कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है और दूसरी पूरी घुटने तक होती है।
अंग्रेजी का ही उत्तर रूप अचकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार है। मदिल एक प्रकार है। मदिल किसका प्रकार है? तो यह पगड़ी का प्रकार है। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के पुरुष विशेष अवसरों पर विशेष रंग की सिरोत्राण, अमलो, पगड़ी, पाग, पेंचा या खंगा सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र है को पहनते हैं। जैसे युद्ध के अवसर पर योद्धाओं की केसरिया रंग की, मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की, शोक के अवसर पर सफेद रंग की पगड़ी बांधी जाती है। विवाह उत्सव पर मोठड़े की, श्रावण में लहरिया की, दशहरे पर मदिल व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष है जो किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोठड़ा, मोठड़ा प्रकार की। 2 नंबर ऑप्शन। विवाह उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। उल्लेखनीय है कि मोठड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़ने हैं। लहरे की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी क्या है? तो दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार जिसे दामनी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन। मध्यम वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है का प्रयोग करती है, जिसे दामनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी राजस्थानी पोशाक है जो मान्यता मिली हुई है? जोधपुरी कोट को। 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान की वेशभूषा जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा या पछेवड़ा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा या पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा जो है यह मोटी सूत का सोल है। मोटी सूत का सोल जिसे पंचवेदा या पंचेवड़ा कहा जाता है। पछेवड़ा मोटी सूत का कपड़ा या शॉल है जो सर्दी के बचाव के लिए शरीर के ऊपर डाला जाने वाला रेजे का बना चादरनुमा वस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और साजसनी ये सब क्या है? उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजस्नी ये सब क्या है? तो ये सब है जो राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां। 4 नंबर ऑप्शन। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शाहजस्नी, अ, चूड़ावत शाही, जसवंत शाही, भीम शाही, मांडप शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही, अटपटी, बरखमा इत्यादि पगड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बगल बंडी क्या है? बगल बंडी क्या है? तो बगल बंडी पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। पुरुषों का ऊपरी वस्त्र जिसे बगल बंडी कहा जाता है। वस्त्रों के पश्चात अब आभूषण। प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर की पैर के पैर तक सही क्रम क्या है? महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक जो सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है बोर। बोर है जो सिर पर सिर का आभूषण है। दूसरे नंबर पर बिंदिया। बिंदिया जो मस्तक का आभूषण है। तीसरे नंबर पर है टेडी भलको। टेडी भलको जो सिर का आभूषण है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन होगा। बोर बोर जो सिर का, टेडी भलको, टेडी भलको भी सिर का, बिंदिया बिंदिया जो मस्तक की नथ नथ है जो नाक का आभूषण है। चूंप चूंप है जो दांत का आभूषण है। दांत के ऊपर एक विशेष प्रकार का सोने की वो पात लगाई जाती है, उसे चंप कहा जाता है। और गलपटियो गलपटियो जो गले का आभूषण है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। सिर से पैर की तरफ सही क्रम। सिर व मस्तक। सिर व मस्तक के आभूषण शीश फूल, शीश पट्टी, टीकड़ा, सांकली, फेणी, तावित, मांगटिका, बोर, टेडी भड़को, बिंदिया, बोरला, रखड़ी, मेमंद और सुरमांग।
कान के आभूषणों में कुंडल, कर्णफूल वाली लटकन, झुमका, सुमलिया, झुमका, सुरीलिया, पीपल पत्रा, झूठना, अंगूठिया, टॉप्स, झेला, जमेला, बुचारिया और टोंटी। नाक के आभूषणों में बुलाक, नथ, बेसर, भंवरखंडी, कांटा, चौंप, लौंग, चूनी, बाली और लटकन। कंठ के आभूषणों में थमड़ियों, ठेडियो, आड़, ठूसी, मोठिया और झालरा। गले के आभूषणों में तुलसी, कंठाकार, मटरमाला, हंसली, हालरो, तिमणिया, चंदनहार, गलसरी, पोत, पंचलड़ी, गलपट्टियो, चिक, हांकर, टेवटो, खुंगाड़ी, हार, हमेल, जंजीर, सरी, झालर, मोहरन, मंडली और हंसहार। हाथ व कलाई के आभूषण जिसमें मोकड़ी जो लाख की चूड़ी होती है, कातरिया कांच की चूड़ी होती है, चांट, कड़ला, चूड़ियां, गजरा, छल्ला, हथफूल, कंगन या कंकण, नोगरी, तकिया, कड़ा, बेटी, बाजूबंद, उंगलियां, दामना, हाथपान, टड्डा, बगड़ी और पूंछियो। कमर के आभूषणों में करधनी, कणकती, तांगड़ी और कंडोरा। पैर व अंगुलियों के आभूषण पांजेब, पैंजनी, बिछिया, पायल, छड़, लंगर, घुंघरू, झालर, नेवड़ी, टोडिया, अ, तेधड़, आंवड़ा, छेलकड़ा, पोल, मुंदरी और रिमझोड़। तो ये प्रमुख आभूषण ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी आभूषण की दुकान पर पहुंच गए हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण है जो शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली जो आभूषण है ये हमने अभी पढ़ा था, गले का आभूषण है, गर्दन पर पहना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन। स्त्रियों का गले में पहनने का आभूषण है जिसे चंपा की कली के नाम के आकार से सोने के दाने, जंजीर या रेशम के धागों में गूंथे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कंदोरा आभूषण कौन से भाग में पहनती है? कमर पर। 1 नंबर ऑप्शन। स्त्रियों के द्वारा कंदोरा कमरबंद के रूप में पहना जाने वाला विशेष आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमणिया तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया गले में। 3 नंबर ऑप्शन। तिमणिया तिमनिया तिमणिया या मादड़िया कीमती नगों से युक्त गले में ताबीज के रूप में स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाने वाला वह आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रखन किसका आभूषण है? रखन है जो किसका आभूषण है? तो यह दांत का। 3 नंबर ऑप्शन। रखन सोने या चांदी से निर्मित यह आभूषण दांतों में लगाया जाता है। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चूंप नामक आभूषण है जो दांत का आभूषण है। तो चुम्पा नामक आभूषण दांत में पहना जाता है। दांत में सोने की पत्थर की खोल बनाकर भी चढ़ाई जाती है। कोई स्त्री दांतों के बीच में सार छिद्र बनाकर उसमें सोने की कील जड़वाती है जिसे चूंप या चंपू या चूंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामन आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है? दामन आभूषण कहाँ पहनती है? अंगुलियों में। 4 नंबर ऑप्शन। अंगुलियों के आभूषण बेंटी, दामना, हथपान और छड़ा। आभूषणों के पश्चात अब राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत बिच्छू, लालर, पटेलिया, नोखला और सिखर राजस्थान के हैं। ये राजस्थान के क्या है? तो ये राजस्थान के है जो लोक गीत है। राजस्थान के लोक गीत है। 2 नंबर ऑप्शन। पटेलिया, बिछा, माछर, नोखिला, शिखर आदिवासियों द्वारा मेवाड़ प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडियो ओडियो राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओडियो जो राजस्थान के लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्री की विदाई का गीत है। पुत्री की विदाई का गीत जिसे ओडियो कहा जाता है। ओडियो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटे की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कौन सा एक लोकगीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? कुर्जा। कुर्जा जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है बल्कि कुर्जा जो मारवाड़ के क्षेत्र का
लोकगीत है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कुर्जा कुर्जा जो प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोगिनी स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत है, जिसके बोल है अ, कुर्जा कुर्जा एक मारो भंवर मिला दोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है। मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में मरु प्रदेश के लोकगीत है घुघरी, केवड़ा, सूपना, कुरजा, पीपड़ी, कांगा, मुमल, इडोनी और कांगसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जोरावा गीत है। राजस्थान में जोरावा गीत क्या है। तो जोरावा जो गीत है यह एक विरह गीत है। विरह गीत 1 नंबर ऑप्शन। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत जोरावा गीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई है जो कौन सी राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो यह मांड गायन में प्रसिद्ध थी। 4 नंबर ऑप्शन। अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका, बीकानेर निवासी, राजस्थान की मरु कोकिला। मांड गायिका का गाया केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बना हुआ है। कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह का आयोजन होने लगा। राजस्थानी लोक नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक गाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। गौरी नृत्य। 4 नंबर ऑप्शन। गौरी भीलों द्वारा सावन भादो में किया जाने वाला एक नृत्य नाटक है के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। राई बुढ़िया और पुरिया शिव गौरी नृत्य के प्रमुख पात्र है। मुखोटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं। ज्ञात है कि मुख्य रूप से सावन भादो में लगभग 40 दिनों तक गौरी लोक नाट्य सुबह से शाम तक चलता है। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर या राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है। और घूमर नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन। घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इसी नृत्य का ही एक रूप है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी राजमाता को गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। लूर ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और झुमरियो झुमरियो जो बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला है। बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध है। बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ पर। अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भाग में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े जिसे बम्ब कहते हैं को दोनों हाथों में स्थित 2 मोटे डंडों से बजाते हैं।
फाल्गुन के महीने में फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला इस नृत्य के साथ रसिया गाना गाने के कारण इस नृत्य का नाम बम रसिया पड़ गया। तेहरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेहरताली किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी को। 2 नंबर ऑप्शन। तेहरताली नृत्य कामर जाति बाबा रामदेव जी के भोपे की नर्तकियों ध्वनि की लय को सुनने के पश्चात बैठकर विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। तेहरताली में मंजीरा, तानपुर, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। यह कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला वो वालर। 1 नंबर ऑप्शन। वालर सिरहुई और आबू के इर्द गिर्द ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में दो अर्धवृत्त होते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष एवं अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि को लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिंदड़ का संबंध कहाँ से? शेखावटी से। गिंदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला यह पुरुषों का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कच्छी घोड़ी। 3 नंबर ऑप्शन। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में परिचित पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य है, जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस नृत्य में 4 व्यक्तियों की आमने सामने की पंक्तियां आगे बढ़ने व पीछे हटने की क्रियाएं इतनी द्रुत गति से करती है कि 8 व्यक्ति एक पंक्ति में आते ही दिखाई देते हैं। इस लोक नृत्य के साथ तानसे, ढोल, थाली, झांझ और खड़ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कत्रियासर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का संक्रिय नृत्य किसे कहते हैं? राजस्थान का संक्रिय नृत्य किसे कहते हैं? कालबेलिया। 4 नंबर ऑप्शन। कालबेलिया के नृत्य युगल जिनमें इडोनी, संक्रिया, पनिहारी स्त्रियों के द्वारा बागड़िया प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो जो अजमेर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस में घूंघट वाली महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए और अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो वह कौन सा भवाई नृत्य है? 1 नंबर ऑप्शन। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाले इस लोक नृत्य में नृत्य की मुद्रा क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता है। अपनी चमत्कारिता के लिए ये प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ होते हैं? तो यह होते हैं कैला देवी मंदिर में। 2 नंबर ऑप्शन। लांगुरिया केला देवी में
स्त्री पुरुष समूह द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य प्राय देवी के समक्ष चैत्र नवरात्र में नफरी एवं नौबत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। इसके पश्चात अब अगला टॉपिक है राजस्थानी भाषा, और इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक रहेगा राजस्थानी साहित्य का। तो राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य के अंतिम दो टॉपिक बन से इसी के साथ ही हमारी ये क्लास फिर समाप्त हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिशन ने, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने, या फिर जेम्स टोड ने। तो राजस्थानी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था यह किया था जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने। 3 नंबर ऑप्शन। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम और वर्णनात्मक दिग्दर्शन सर्वप्रथम उल्लेख 1907 से 1908 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश में किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 11 खंडों और 20 भागों में है, इसके 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। 1912 में गिरेसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। गोडवाड़ी जो उपबोली है राजस्थानी भाषा किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है। मारवाड़ी से। 1 नंबर ऑप्शन। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, सिरोही तथा शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां बीकानेर, थली, नागौरी, शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, टाडी, बाड़मेर, बालोतरा और गोडवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो बोली है मालवी है। 2 नंबर ऑप्शन। मालवी मालवी जो है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली है। इस भाषा की उपबोलियां रतलामी, सोंदवाड़ी व निमाड़ी है। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व ढूंढाड़ी में बोली में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एकरूपता है, अर्थात मालवी में सर्वतः एक सदृशता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठी एवं महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी और महेटा कौन सी बोली की उपबोलियां मेवाती की। 3 नंबर ऑप्शन। मेवाती बोली अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर तथा करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास व उनकी दो शिष्य दयाबाई व सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसके प्रमुख उपबोलियां राठी, नहेड़ा, कठेर व महेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है। मेवाड़ी। 1 नंबर ऑप्शन। मेवाड़ी यह बोली उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है। बागड़ी बोली है जो राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिक प्रचलित है। डॉक्टर ग्रेसन ने इसे भीलों की बोली भी कहा है। इस बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है। तो बोली जाती है इसमें हाड़ौती।
जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस बोली में भूतकाल के लिए छी, छो आदि का प्रयोग किया जाता था। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोरावाटी बोली है। तोरावाटी बोली कौन सी बोली है, कौन सी बोली का प्रकार है? तो ढूंढाड़ी का, एक नंबर ऑप्शन। ढूंढाड़ी या झाड़साई बोली जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है। साधु पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। इस बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में छे का अधिक प्रयोग होना है। इसे जयपुरी, झाड़साई और काई कोई बोली भी कहते हैं। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, शाहपुरा, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसी प्रकार की प्रमुख उपबोलियां हैं। काई जयपुरी का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। बोलियों के पश्चात अब राजस्थानी साहित्य इस कला संस्कृति का अंतिम टॉपिक है। राजस्थानी साहित्य का पहला प्रश्न है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है दशरथ शर्मा के द्वारा, दो नंबर ऑप्शन। डॉक्टर दशरथ शर्मा 1906 से 1976 का जन्म चूरू में 1903 में हुआ था। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक शोध निबंध पर 1943 में आगरा विश्वविद्यालय में इनको डी लिट की उपाधि प्रदान की गई। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के एम पनिकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 में दशरथ शर्मा शर्मा ने सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की तथा इसके निदेशक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंश भास्कर किसका ग्रंथ है? वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया? तो वंश भास्कर जो सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया, दो नंबर ऑप्शन। सूर्यमल मिशन द्वारा रचित वंश भास्कर नामक पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 8 खंडों का महाकाव्य है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है घोड़े वाले बाबा कर्नल टोड, जेम्स टोड, एक नंबर सॉरी 4 नंबर ऑप्शन। इंग्लैंड निवासी कर्नल जेम्स टोड 1800 ईस्वी में भारत आए। 1817 में वे कुछ रियासतों, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। अपने सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली एवं मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है तथा 1832 में द्वितीय भाग, जिसके अंदर मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूक ने किया। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी, जो उसकी मृत्यु पश्चात 1839 में उनकी पत्नी जूलिया काल्टरबक ने प्रकाशित करवाया, जो मैडम कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। एनाल्स के अलावा कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। इन्हें राजपूताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। इसे
इसलिए उसे सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के ग्रंथकार कौन है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। 3 नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, जिनका मूल नाम पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी था, द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको जो राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा दी थी? मोहनोत नैणसी को। 1 नंबर ऑप्शन। मोहनोत नैणसी का जन्म विक्रम संवत 1667 1610 से 1670 इनका जीवन काल रहा था। मोहनोत नैणसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्होंने मोहनोत नैणसी विख्यात मारवाड़ी परगनारी विगत नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? प्रथम जो थे लेखक वो थे शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। शिवचंद भरतिया आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। बुढ़ापा की सगाई एवं फाट का जंजाल है। यह राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? पद्मश्री सीताराम लालस। 1 नंबर ऑप्शन। सीताराम, इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 को हुआ। लालस मूलतः जोधपुर जिले के नरेगा ग्राम के निवासी थे। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लगभग 2 लाख शब्दों को तैयार किया। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना की। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुम्बा की मसाल कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? अजयानक भट्ट। 3 नंबर ऑप्शन। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम अजयराज सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेली कृष्ण रुक्मणी रे के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता कौन से शासक के दरबारी कवि थे? तो यह अकबर के दरबारी कवि। 3 नंबर ऑप्शन। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म संवत 1606 में बीकानेर में हुआ। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र व बीकानेर शासक रायसिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि तथा संस्कृत डिंगल पिंगल ज्योतिष युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पिथल नाम से जाना जाता है। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी रे, ठाकुर जी दोहा, गंगा जी दोहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर टेसितोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सतसई बलवंत विलास और रामर जाट के लेखक कौन है? वीर सतसई बलवंत विलास और रामर जाट के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिशन। 2 नंबर ऑप्शन।
संवत 1815 में चारणकुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिशन बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सई, सतीरासो, छंद मयूख, धातु रूपावली, रामर जाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में, इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानर दे प्रबंध के रचयिता कौन है? कहानर दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो कहानर दे प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। पद्मनाभ 3 नंबर ऑप्शन। पद्मनाभ जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित इस रचनाकार ने कान्हर दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। कान्हर दे प्रबंध एवं वीरम देव सोनग्रारी बात नामक ग्रंथ में कान्हर दे और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ हमीरायण में जालोर शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्यामल दास 1 नंबर ऑप्शन। श्यामल दास 1836 से 1893 का जन्म 5 जुलाई 1836 को शाहपुरा भीलवाड़ा के धोकेलिया गांव में हुआ। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो गया। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद 1935 में उपाधि तथा मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कविराज 1879 में एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल्य माला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। केवल्य माला जो ग्रंथ है इसमें कितनी क्षेत्रीय भाषाएं? तो 18 क्षेत्रीय भाषाओं का इसमें संकलन किया गया है। जाबालीपुर जालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी जो जैन मुनि थे ने 778 ईस्वी में कोल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा जाता है। इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरुभाषा का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? तो इसके जो रचयिता है आलेखू अंका के, वो है कमल रंगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या की राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष को कौन से पुस्तक पर दिया गया और कौन से ग्रंथकार को दिया गया था? 2020 में दिया गया संस्कृत की सनातन दीठ पर भंवर सिंह सामोर को। 2021 में मुक्ति पुस्तक पर मिला था मिठेश निर्मोही को। 2022 में आलेखो अम्बा पर मिला था कमल रंगा को। 2023 में पड़कती प्रीत जो कविता है इस पर मिला था गजेंद्र राजपुरोहित को। और 2024 में गांव और अम्बा कविता पर मिला था मुकुट मणिराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है इसमें कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। दूरसा आढ़ा, दूरसा आढ़ा की रचना विरुद्ध छैत्री। दूरसा आढ़ा की जो रचना है विरुद्ध क्षेत्रीय ये सही है। बिट्टू मेहा का पाबूजीरा छंद। साधु माला ने झूलना दीवान श्री प्रताप जीरा लिखा था। और चौथे नंबर पर जो इसमें ईसर दास ने सूरज प्रकाश लिखा। तो सूरज प्रकाश जो ईसर दास ने नहीं बल्कि सूरज प्रकाश जो ग्रंथ लिखा है यह सूरज प्रकाश ग्रंथ है, यह कर्णिदान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सूरज प्रकाश ग्रंथ कर्णिदान का ग्रंथ है, ना कि ईसर दास का। तो 4 नंबर इसमें असुमेलित होगा। कर्णिदान मेवाड़ में जन्मे कर्णिदान मेवाड़ के महाराजा अभय सिंह के साथ अहमदाबाद के युद्ध में भागीदार रहे थे। इन्होंने 7500 छंद का उत्कृष्ट काव्य सूरज प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती धोरारी रचना
धरती दोहरारी रचना है। धरती दोहरारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। 2 नंबर ऑप्शन। 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ शहर में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें धरती धोरारी, पातल और पीतल प्रसिद्ध है। इनकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार, 1988 में नृग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। इनकी कृतियां हैं। प्रमुख कृतियां जो हिंदी भाषा की इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें प्रतिबिंब, परिणाम, मर्म, निष्पत्ति, दीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदेह, वनफुल। और राजस्थानी में इनकी प्रमुख कृतियां मिंजर, शबद, सतवाणी, कुंको, अघोरी काल, हेड्रो, हेलो, कल गज्ञा, दीट, लीलटास, रमणीरा, सोरठा इत्यादि जो इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसी के साथ ही यह जो राजस्थानी कला और संस्कृति का चैप्टर था, यह समाप्त होता है। अब इसके पश्चात जो खंड 2 है, इसमें जो पार्ट 1 था, जिसके अंदर भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति था, जिसको कंप्लीट किया। दूसरे पार्ट में भारतीय राज्यव्यवस्था है, राजस्थान का भूगोल है और सामान्य विज्ञान है। तो इन तीनों टॉपिकों को है जो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अब अगली क्लास हम भारतीय राज्यव्यवस्था की, राजस्थान भूगोल की और सामान्य विज्ञान की करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।